जय हिंद फ्रेंड, हिंदी और प्राइड में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए भारतीय काव्य शास्त्र में जो सबसे पहले हम जिस राइटर को पढ़ते हैं भरत मुनि के संबंध में, क्योंकि भरत मुनि को आद्याचार्य के रूप में जाना जाता है। और पिछले क्लास में हमने बताया था कि किस तरीके से इनकी यात्रा रही है। भरत मुनि से शुरू होकर विश्वेश्वर पंडित तक जाता है और संपूर्ण भारतीय काव्य शास्त्र, जो कि एक तरीके से संस्कृत साहित्य शास्त्र, संस्कृत काव्य शास्त्र से ही प्रभावित होकर हिंदी में आया हुआ है। इसका खुद का अपना अस्तित्व नहीं था, लेकिन क्योंकि ये हमारे सिलेबस का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है, तो हमें बहुत अच्छे से कवर करना है। मुझे उम्मीद है कि जिस तरीके से आलोचना विधा हम करा रहे हैं आपको समझ में आ रहा होगा, बिल्कुल उसी तरीके से इसमें भी आपका सपोर्ट दिखेगा। देखिए, इसमें हम सबसे पहले वैसे तो आपका भारतीय काव्य शास्त्र काव्य हेतु, काव्य प्रयोजन, काव्य लक्षण यहाँ से शुरू होता है, जिसको हम क्लास कराएंगे और पहले भी करा रखे हैं। लेकिन इसमें अब की बार इस तरीके से क्लास कराया जाएगा कि जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एग्जाम में, जहाँ से क्वेश्चन आते हैं। जैसे पहले राइटर के तौर पे आप देखिए भरत मुनि। भरत मुनि के बारे में आपका एक तरीके से ऐसा कोई भी पॉइंट नहीं होना चाहिए कि आपको ना पता हो, वो इतने महत्वपूर्ण है। तो हम आज देखेंगे नाट्य शास्त्र के लेखक और पंचम वेद कहने वाले भारतीय काव्य शास्त्र के न्योकर्ता भरत मुनि, उनके सिद्धांत को देखेंगे। देखिए, सबसे पहले हमें क्या क्या चीज़ें जानना चाहिए, इसके बाद हम याद करने का प्रयास करेंगे। भरत मुनि जो है, आचार्य भरत मुनि संस्कृत काव्य शास्त्र के पहले आचार्य हैं और इनकी रचना का नाम क्या है? नाट्य शास्त्र। नाट्य शास्त्र एक तरीके से आप ये कहेंगे कि इसमें नाटक के सर्वांग पक्षों का वर्णन हुआ है। प्रथम आचार्य और उनके महाग्रंथ भरत मुनि जो हैं, अब वो भरत मुनि का यहाँ पे देखिए तो संस्कृत काव्य शास्त्र के प्रथम आचार्य हैं और सबसे बड़ी बात ये है रस संप्रदाय के प्रवर्तक हैं। जैसे आप भामा वगैरह को पढ़ेंगे तो वो सभी अलंकार के हिमायती हैं, है ना। और आनंदवर्धन को पढ़ेंगे तो ध्वनि सिद्धांत के, ऐसे बहुत सारे सिद्धांत चले। तो विशेष तौर पर रस सिद्धांत किससे जुड़ा हुआ है? भरत मुनि से जुड़ा हुआ, उसके संप्रदाय, उसके प्रवर्तक हैं। दूसरा, इनका समय जो है ये माना जाता है बलदेव उपाध्याय के अनुसार अगर पूछा जाए तो दूसरी सदी, यानी 200 ईस्वी पूर्व से 300 ईस्वी पूर्व, इसके बीच में यहाँ पे बताया गया है कि बलदेव उपाध्याय कहते हैं दूसरी सदी। तो आपको मोटा मोटा समय मानना है कि दूसरी सदी इनका समय है। तीसरा, इनका जो संस्कृत काव्य शास्त्र का इन्होंने नाट्यशास्त्र रचना रचा हुआ है, उस रचना में ये पूछा जाए कि कितने भाग हैं, कितने, मतलब कि एक तरीके से श्लोक में ये विभाजित है, तो हमें ये बताना है कि ये अगर देखें तो अभिनव भारती के अनुसार यहाँ पे देखिए, जैसे ये 36 अध्याय 5000 श्लोक, और अधिकांश श्लोक भी देखेंगे तो विशेष तौर पे वो ज़्यादातर श्लोक इनके हैं अनुष्टुप छंद में। और लेकिन ये किसके अनुसार है? अभिनव भारती के अनुसार। तो अगर हम ये कह रहे हैं कि 36 अध्याय है और इसमें अगर देखिए 5000 श्लोक है, तो 36 अध्याय, यानी ये जो हम लोग नाट्य शास्त्र पढ़ेंगे, ये एक तरीके से जो रचना इनकी है नाट्य शास्त्र, अगर नाट्य शास्त्र पढ़ेंगे उसमें 36 अध्याय 5000 श्लोक हैं, तो ये किसके अनुसार? अभिनव भारती के अनुसार। और ज़्यादातर श्लोक इसमें किसमें लिखे गए हैं? तो ज़्यादातर श्लोक की बात की गई तो वो अनुष्टुप छंद में है। तो एक तो रस संप्रदाय की हिमायती, दूसरी 36 अध्याय में ये विभक्त है, 5000 श्लोक है, ज़्यादातर श्लोक अनुष्टुप छंद में है। बलदेव उपाध्याय के अनुसार समय कितना बताया गया? दूसरी सदी। अब इनका प्रधान विषय क्या है, यानी जो भी ये लिख रहे हैं उनमें इनका प्रधान, क्योंकि एक तरीके से रसवादी आचार्य हैं भरत मुनि, तो उन्होंने जो नाट्य शास्त्र लिखा हुआ है, तो नाट्य शास्त्र बेसिकली उसका प्रधान विषय क्या है? रूपक और वाचिक अभिनय। तो आप जैसे कायिक, वाचिक, आंगिक, सात्विक, ये जिस तरीके से हमने अभिनय को पढ़ा हुआ है, तो उसमें अगर आप देखें तो रूपक और वाचिक अभिनय के तहत इनका काव्य का विवेचन यहाँ पे किया गया है। अब दूसरी चीज है कि इनकी जो रचना है तो उसको पंचम वेद की भी संज्ञा दी गई है, पंचम वेद माना गया है। तो पंचम वेद जो है वो क्यों माना गया है? तो यहाँ पे हमें समझना है कि पंचम वेद जो इन्होंने कहा है भरत मुनि ने नाटक में, तो नाटक में इन्होंने कहा है कि देखिए, जब हम ऋग्वेद की बात करते हैं तो जो ऋग्वेद है, ऋग्वेद से पाठ्य वस्तु लिया गया है, ऋग्वेद से पाठ्य वस्तु लिया गया है। सामवेद से, हम लोग जीके में भी पढ़ते हैं, सामवेद से गान लिया गया है, और यजुर्वेद से अभिनय लिया गया है, और अथर्ववेद से रस लिया गया है। यानी जो चीज पंचम वेद की संज्ञा अगर ये दे रहे हैं कि 4 वेदों का सार अगर देखें, यानी भरत मुनि ने नाटक को एक तरीके से माना है कि ये वाङ्मय का सर्वश्रेष्ठ रूप है।
वो मानते हुए कि नाटकों का प्राण तत्व क्या निकल के आ रहा है, रस आ रहा है। तो पंचम वेद की संज्ञा इसको क्यों दे रहे हैं? क्योंकि अलग अलग हम 4 वेद, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद तो पढ़ते ही हैं, लेकिन उसमें भी अगर आप देखें तो ये जो है इनका मानना है कि रस के बिना तो कोई नाटक चल ही नहीं सकता। इसलिए नाट्य शास्त्र में वाचिक अभिनय के प्रसंग में काव्य की आलोचना के संबंध में ये क्या कहते हैं कि भाव से रस की उत्पत्ति है, यानी भाव से रस की उत्पत्ति। तो भाव और दोनों रस को, दोनों को अन्योनाश्रित मान लिए। इसलिए नाटक में कहते हैं ऋग्वेद से पाठ्य वस्तु, सामवेद से गान, यजुर्वेद से अभिनय और अथर्ववेद से रस लिया गया है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि पाठ्य वस्तु ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद, और इससे 4 वेदों के सार से मिलके पंचम वेद का निर्माण। तो इस तरीके से पंचम वेद। तो नाटक की 4 अंग हैं और इनमें रस कौन सा है? प्रथम 3 अंगों का नियंता है। तुझके रस जो है, ये रस अथर्ववेद का रस, ये प्रथम 3 अंग ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, ये तीनों अंगों का नियंता है। और इस तरीके से पंचम वेद की संज्ञा इन्होंने दी है। अब यहाँ पे हमें समझना है कि नाटक का जो है प्राण तत्व क्या है। नाटक का जब हम प्राण तत्व की बात करते हैं कि नाटक में ऐसा खास चीज क्या है, तो कहते हैं कि रस ही नाटक का प्राण तत्व है। अगर कोई भी नाटक देखते हुए रस नहीं आ रहा है तो कोई मतलब नहीं है उस नाटक का। तो इसलिए ये कहते हैं कि रस के बिना नाटक का कोई अंग प्रवृत्त नहीं हो सकता। जैसे क्वेश्चन पूछा जाए, नहीं रसादृते क्वाचिदर्ता प्रवर्तते, ये किसने कहा है रस के संबंध में? नहीं रसादृते क्वाचिदर्ता प्रवर्तते, तो ये कहने वाले कौन है? भरत मुनि। भरत मुनि ने नाटक के संबंध में ये कहा हुआ है कि रस ही नाटक का प्राण तत्व है, यानी नाटक का प्राण तत्व रस को मानने वाले कौन है? भरत मुनि। नहीं रसादिते क्वाचिदर्ता प्रवर्तते किसने कहा है? भरत मुनि। और भरत मुनि ने ही नाटक को क्या कहा है? वांग्मय का सर्वश्रेष्ठ रूप इसी को माना है। और इनके 6ठे और 7वें, अभी हमने क्या देखा था कि कुल मिला के 36 अध्याय हैं और 5000 श्लोक हैं और ज्यादातर अनुष्टुप छंद में है। तो उसी 36 अध्याय में देखेंगे, कह रहे हैं कि जो 36 में जो 6ठा अध्याय है, उसी में जो 7वां अध्याय है, उसी में रस और भाव का निरूपण किया गया है। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि नाट्यशास्त्र के कौन से अध्याय में रस और भाव का निरूपण किया गया है? तो रस और भाव का निरूपण 6ठे और 7वें में किया गया है। इसी भाव से रस की उत्पत्ति होती है और दोनों भाव तथा रस दोनों अन्योनाश्रित होते हैं। तो उम्मीद है कि ये समझ में आ गया होगा कि नाटक का जो प्राण तत्व रस कैसे है। अब रस के सूत्र की बात करें तो रस का सूत्र जो है वो कहते हैं कि रस का सूत्र अगर आप देखें तो विभावानुभावा व्यभिचारी संयोग दृशा निष्पत्ति, यानी जो 6ठा 7वां अध्याय है उसमें जो व्याख्यायित करते हैं उसमें ये क्या कहते हैं? भाव विभाव अनुभाव, हम लोग पढ़ते नहीं, भाव विभाव अनुभाव संचारी भाव, रस के लिए 4 अवयव उसके। तो इसमें ये कहते हैं कि विभावा, ये शुरू कहाँ से कर रहे हैं? विभाव से शुरू कर रहे हैं। विभाव के साथ की विभावा, विभाव के बाद जोड़ के अनुभाव, तो विभाव के साथ ये अनुभाव जोड़ रहे हैं। फिर व्यभिचारी, व्यभिचारी संयोग, इनके जुड़ने से क्या निष्पत्ति होता? रस की निष्पत्ति। यानी रस जो है एक तरीके से अगर उसकी निष्पत्ति हो रही है तो कैसे हो रहा है? विभाव प्लस अनुभाव, यानी विभाव हो गया, विभाव के बाद अनुभाव हो गया, उसमें व्यभिचारी, ये तीनों चीजों से मिलके जो है अस्थाई भाव रस की उत्पत्ति होती है। ये उन्होंने 6ठे अध्याय में कहा था, क्योंकि 6ठे और 7वें में हमने देखा 6ठे में रस की है और 7वें में भाव की बात की गई है। तो इस तरीके से विभाव अनुभाव व्यभिचारी संयोग दृशा निष्पत्ति और नहीं रसाद्वैते क्वाचित प्रवर्तता, आपको दोनों ध्यान रखना है। अब बात आती है कि ठीक है, इन सारी चीजों से अब रस जो है, रस की निष्पत्ति कैसे होगी? तो कहते हैं रस की निष्पत्ति जो है, जिस प्रकार हम विभिन्न सामग्रियों के संयोग से अलग अलग चीजें मिला के एक अखंड स्वाद उत्पन्न करते, उसी प्रकार जब हमारे भाव हैं, कई प्रकार के भाव मिक्स होते हैं तो उससे रस की निष्पत्ति होती है। यानी नाना भाव में विभाव है, अनुभाव है, संचारी है, इनके संयोग से अस्थाई भाव यानी रस की उत्पत्ति होती है। तो आप देखिए कि अगर रस की उत्पत्ति हो रही तो उसमें विभाव भी है, अनुभाव भी है, संचारी भाव है, तब आप कहेंगे कि रस की उत्पत्ति हो रही है। तो नाना व्यंजन जैसे औषधि गुड़, अगर औषधि है, गुड़ है, तो आप औषधि में गुड़ मिला दिए तो एक स्वादिष्ट पेय पदार्थ पीने को मिल जाता है। वैसे ही अगर रस की प्राप्ति करनी है तो उसमें विभाव, अनुभाव, संचारी अलग अलग भाव जो है उनका संयोग होता है, तो जो अस्थाई भाव निकल के जो रस की उत्पत्ति है
वो नाटक में हमको देखने को मिलता है। इन्होंने, हम लोग जैसे पढ़ते हैं कि कितने रस होते हैं, तो रस के संबंध में भरत मुनि कहते हैं कि केवल 8 रस। तो ये भी क्वेश्चन आता है कि भरत मुनि ने कितने रस को माना है, तो भरत मुनि ने केवल और केवल कितने रस को माना है, 8 रस को माना है। और उसमें उन्होंने कौन से रस को, यानी 9 रसों में कौन से रस को नहीं माना है, तो उन्होंने शांत रस को नाट्य प्रयोग में नहीं माना है। तो अब एक बार आप देख लिए, भरत मुनि ने केवल 8 अगर रस माने हैं तो उनमें कौन कौन सा है रस। तो यहाँ पे हम देखें, जो 8 रस है भरत मुनि ने माना है उसमें कौन से हैं। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं श्रृंगार, दूसरा रौद्र, तीसरा वीर, चौथा विभस, हास्य, करुण, अद्भुत और भयानक। तो यहाँ पे श्रृंगार है, रौद्र है, वीर है, विभस है, हास्य है, करुण है, अद्भुत है, भयानक है। श्रृंगार, रौद्र, वीर, विभस, हास्य, करुण, अद्भुत और भयानक, ये 8 रस और उनकी उत्पत्ति। तो श्रृंगार से कह रहे हैं हास्य, जो श्रृंगार से हास्य यानी सुखात्मक रस की प्राप्ति होती है, रौद्र से करुण, वीर से अद्भुत, विभस से भयानक। तो कुल मिला के 8 रस को ही मानते हैं, शांत रस को नाट्य प्रयोग में नहीं एक्सेप्ट करते हैं। अब जो इनके प्रमुख रस हैं उसको विभाजित कैसे करते हैं, जैसे श्रृंगार रस है, तो श्रृंगार रस को इसके 2 भेद माने, एक संभोग करके श्रृंगार है, एक विप्रलंब श्रृंगार है। तो श्रृंगार में ही अगर आप देखें तो 2 हो गए, श्रृंगार रस में ही 2 भेद में संभोग और विप्रलंब करके हैं। वीर रस में देखें तो इसके 3 भेद माने गए। 3 भेद जो माने गए उसमें ये मानते युद्ध वीर, धर्म वीर, दानवीर। तो वीर रस में युद्ध वीर है, धर्मवीर है, दानवीर। ये तीनों आपको ध्यान रखना है कि श्रृंगार रस में संभोग और विप्रलंब मानते हैं, वीर रस में 3 भेद युद्धवीर, धर्मवीर, दानवीर करके मानते हैं। अब इनके भावों की संख्या अगर देखें तो भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र में मानव भावनाओं की संख्या गिनाई है 49, और 49 में आप अगर इसका क्लासिफिकेशन करेंगे, क्योंकि 3 चीजें जो संयोजित होकर बनता है उसमें इन्होंने कहा 8 स्थायी भाव हैं, 33 उसमें अगर आप देखेंगे तो कुल मिला के अगर 33 जो है ये मिला के संचारी भाव होते हैं, और सात्विक की बात करें तो 8 उसमें सात्विक भाव है। इस तरीके से 8 + 8 यानी 8 स्थायी, 8 सात्विक, 33 संचारी मिलके भावनाओं के वस्तुल पे 49 भाव नाट्य शास्त्र के अकॉर्डिंग इनके भरत मुनि के बनते हैं। तो कुल मिला के 49 भाव की बात की है। अब इन्होंने काव्य के आभूषण के तौर पे 4 अलंकारों की बात की हो। 4 अलंकार कौन कौन से हैं, तो देखिए, एक तो इन्होंने कहा है कि 3 अर्था में आते हैं, एक शब्दालंकार में आते हैं। शब्दालंकार में अगर देखें तो स्पेशली सिर्फ यमक है, और अर्थालंकार के तहत उपमा, रूपक, दीपक। तो यमक अलंकार शब्द में है, अर्था में उपमा है, रूपक है, दीपक है। उपमा अलंकार की बात करें तो उपमा अलंकार के बारे में कहते हैं, यत किंचित काव्येषु बंधेषु सादृश्ये अनुपमेति, जहाँ गुण या आकृति की समानता के कारण तुलना हो उसको उपमा अलंकार कहते हैं। यानी एक तरीके से किसी का भी सदृश लगा के, मतलब सौंदर्य का ही देखें तो सौंदर्य है, प्रशंसा किसी भी चीज का तुलना कर रहा, तो उपमा है। बाकी 4 यानी यमक, उपमा, रूपक, दीपक, इनके 4 अलंकार को ध्यान रखना है। काव्य का मूल्यांकन ये 10 गुण और 10 दोष के आधार पे करते हैं। तो जो 10 गुण हैं वो कौन कौन से 10 गुण हैं, कहते हैं संसार की कोई भी वस्तु ऐसी नहीं है कि वो गुणहीन हो या दोष रहित ना हो, कुछ ना कुछ सब में रहता है कमी। तो भरत मुनि ने दोषों का स्वतंत्र लक्षण नहीं बताया, बल्कि वे गुणों के विपरीत रूप में समझे जाते हैं। तो ये काव्य गुण में कहते हैं, काव्य गुण के तहत कहते हैं कि श्लेष गुण है, प्रसाद है, क्षमता है, समाधि है, माधुर्य है, ओज है, पद सौकुमार है, अर्थ व्यक्ति उदारता है, कांति है। तो हमें काव्य गुण में क्या क्या ध्यान रखना है, श्लेष, प्रसाद, क्षमता, समाधि, माधुर्य, ओज, पद सौकुमार्य, अर्थ व्यक्ति उदारता और कांति, ये काव्य के गुण है। काव्य में क्या दोष हो सकते हैं, काव्य में दोष की बात करते हैं तो गुणार्थ, अर्थांतर, अर्थहीन, भिन्नार्थ, एकार्थ, अभिलुप्तार्थ, न्यायोपित, विषम, विसंधि, शब्दच्युत। तो गुणार्थ, अर्थांतर, अर्थहीन, भिन्नार्थ, एकार्थ, अभिलुप्तार्थ, न्यायोपित, विषम, विसंधि, शब्दच्युत करके। अब यहाँ पे देखें कि संरचनात्मक तौर पे कि रस, छंद और नायक नायिका को लेके जो इनके नियम है, तो वीर रस के संबंध में ये कहते हैं कि अगर वीर रस, करुण रस और श्रृंगार रस, यानी नाट्य शास्त्र के 24वें या किंचित 34वें अध्याय में नायक नायिका भेद का विस्तृत जब वर्णन करते हैं, तो ये कहते हैं कि वीर रस जो है उसका प्रयोग कहाँ पे हो, एक हीरोइक उसमें हुआ जाए तो युद्ध या उपद्रव के वर्णन में।
ये जो है उपद्रव या युद्ध का वर्णन हो। करुण रस का तो प्रयुक्त छंद, करुण रस में प्रयुक्त छंद सक्वरी अधिधृति करके। श्रृंगार रस उसमें प्रयुक्त अलंकार कौन सा होगा, रूपक या दीपक, प्रधानता नारी वृत्ति पर आश्रित करके। अब यहाँ पे देखिए जितना भी नाट्यशास्त्र के संबंध में ये पूरा चक्र बताया गया है, भरत मुनि का नाट्यशास्त्र केवल एक ग्रंथ नहीं बल्कि भारतीय कला, सौंदर्य शास्त्र और रंगमंच का संपूर्ण और अचूक वास्तुशिल्प है। देखिए जो ये नाट्यशास्त्र है, आप इस नाट्यशास्त्र में देखिए इन्होंने कितनी चीजें बता दी। उसमें क्या क्या इन्होंने बता दिया कि 4 वेद है ना, 4 वेद, उसमें अथर्व से रस की बात कर दी, फिर 8 रस की बात की है, शांत को छोड़ दिए है ना। यहाँ पे जो कि अथर्व से जोड़ के बता दिए, अथर्ववेद से यहाँ पे इन्होंने 8 रस की बात की, शांत को हटा दिया, 10 गुण की बात की, 10 दोष की बात की, 49 भावों की बात कर दी है। ठीक है, तो इस तरीके से आप देखेंगे। और यहाँ पे 36 अध्याय और 5000 श्लोक और जो भी है अनुष्टुप छंद में। तो और इनके अलावा अलंकार आपने 4 देख लिए और सारी चीजें आपने देख ली। तो कुल मिला के आप ये देख पाइए कि बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो थे वो यहाँ पे इन्होंने कराए। अब एक शॉर्ट रिविजन करा देते हैं। देखिए हमने कॉन्सेप्ट तो अच्छे से कर लिया था, एक शॉर्ट रिवीजन ले लेते ताकि चीज़ें आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। हम लोग नाट्यशास्त्र को देख रहे थे भरत मुनि के, दूसरी सदी इनका समय बताया जाता है और जो नाट्यशास्त्र इनकी रचना है उसमें कुल 36 अध्याय 5000 श्लोक है ना। यहाँ पे देखिए 36 अध्याय 5000 श्लोक, दूसरी सदी इनका समय है। और ये जो 5000 श्लोक है, ज़्यादातर श्लोक जो अनुष्टुप छंद में है। अब इसके संबंध में नाट्यशास्त्र के बारे में बताएं कि जो इनका अध्याय 6वां और 7वां है रस निरूपण, उसमें रस के बारे में बातचीत की गई है। नाट्यशास्त्र के 4 अंग जो माने गए हैं, उन 4 अंगों में पाठ या वस्तु तत्व है, अभिनय है, संगीत है, रस है। इसके बाद 8 रसों की बात की गई है। 8 रस में इन्होंने शांत को रस नहीं माना है और उसमें भी जो हास्य रस है उसको भरत मुनि हास्य रस को सभी रसों में सुखात्मक रस मानते हैं। बाकी इन्होंने जो पंचम वेद की बात की है कि पंचम वेद कहाँ से आता है, तो पंचम वेद की संज्ञा ये ऋग्वेद से कहते हैं कि पाठ्यवस्तु, और सामवेद से गान, यजुर्वेद से अभिनय और अथर्व से रस, इस तरीके से पंचम वेद बनता है। बाकी अलंकारों की बात करें तो उपमा, दीपक, रूपक, यमक, तो ये 4 अलंकारों की बात करते हैं। रस जो रस है तो उसमें जो 4 प्रमुख रस हैं, 4 गौड़ रस हैं। जो प्रमुख रस हैं उसमें वीर है, श्रृंगार है, रौद्र है, विभस है। तो इसमें जो 4 रस हैं तो वीर से अद्भुत की उत्पत्ति की बात करते हैं, श्रृंगार से हास्य की, रौद्र से करुणा की, विभस से भयानक की। और उसी वीर रस में से 3 भेद और करते हैं, तो वीर से ही युद्ध वीर, धर्म वीर, दान वीर, इनकी बात करते हैं। तो 4 मूल रसों में से जो वीर है उसी में से 3 भेद करते हैं। बाकी विभावा, नुभावा, व्यभिचारी, संयोग, दशा, निष्पत्ति, तो इसमें भी आप देखेंगे कुल मिला के भावों की संख्या बताते हैं 49 कैसे होता है। संचारी भाव, विभाव से, फिर अनुभाव से, व्यभिचारी, इन सारी चीज़ों से मिलकर रस की निष्पत्ति होती है और 49 भावों की बात करते हैं। इसी क्रम में इनका देखें तो इन्होंने जो है भरत मुनि ने 10 जो है काव्य गुण की बात की है। 10 काव्य के गुण होते हैं और 10 काव्य के दोष होते हैं। तो हमने अभी देखा था 10 काव्य के गुण कौन से हैं, 10 काव्य के दोष कौन से हैं। यहाँ पे देखिए क्रमशः ये लिखा हुआ है, जिसमें श्लेष है, प्रसाद है, क्षमता है, समाधि है, माधुर्य है, ओज है, पद सौकुमार्य है, अर्थ व्यक्ति, उदारता है, कांति है। और जो काव्य के दोष हैं, गुणार्थ, अर्थांतर, अर्थहीन, भिन्नार्थ, एकार्थ, अभिलुतार्थ, न्यायोपत, विषम, विसंधि, सब्च्युत। तो इस तरीके से आपने कंप्लीट तौर पे जो है भरत मुनि का जो है जितना मतलब पता होना चाहिए आपको, बहुत अच्छे से आपने कवर कर लिया। तो सबसे पहले जो है हमने यहाँ पे भरत मुनि को कर लिया है और जैसी भी प्रतिक्रिया हो क्लास की ज़रूर देते रहें। बाकी ये क्लासेज आपको ऐप में भी मिलेंगी और ऐप में PDF के साथ मिलेंगी। बाकी वहाँ 2-3 क्लासेज चल रही हैं, जैसे एक किताबों का, प्रमाणिक किताबों का एक क्लास चल रहा है 1000 का, वो करके है, वहाँ पे सारे PDF वगैरह अवेलेबल है। UGC नेट यूनिट 9 और 10 के वो कोर्सेज वहाँ पे चल रहे हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।